यूपी के चुनावी रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री ने यूपी में अपने दूसरे वर्चुअल रैली को संबोधित किया। इस बीच प्रधानमंत्री ने पक्ष से लेकर विपक्ष तक के तमाम मुद्दों पर अपने कार्यकर्ताओं को जीत का विजय मंत्र दिया। वहीं विपक्ष पर भी प्रधानमंत्री काफी हमलावर रहे। पीएम ने समाजवादी पार्टी पर जुबानी हमला करते हुए कहा, नकली समाजवादी का मतलब 100% परिवारवादी है। वहीं पीएम मोदी पिछड़े वर्गों के लिए नीतियों का बीजेपी सरकार की उपलब्धियों के रूप में जिक्र किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राज में बने एक्सप्रेसवे और सड़कों के बारे में भी जमकर बात की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने एक्सप्रेसवे के नाम पर सिर्फ लोगों को लूटा। इस बीच पीएम मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कर दिया है और बीजेपी सरकार ने राज्य में कानून का राज स्थापित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी वर्चुअल रैली में कहा कि ये यूपी चुनाव और देश को विकास देने के लिए है। उन्होंने एक बार फिर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि इस प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि वह पर्दे के पीछे बैठे माफियाओं और गुंडों को सत्ता में आने नहीं देंगे। गौरतलब है कि इस वर्चुअल रैली के लिए बीजेपी ने 122 स्थानों पर पीएम के संबोधन को सुनने की व्यवस्था की, जिसमें मेरठ, हस्तिनापुर और किठौर जैसा विधानसभाओं के सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन पर पीएम का संबोधन दिखाया गया। बीजेपी ने चुनावी रण में अपने शीर्ष नेताओं को उतार दिया है और बीजेपी हर वो संभव कोशिश कर रही है ताकि हर माध्यम के जरिए अपनी उपलब्धियों को जनता तक गिनवा सके। वहीं रैलियों में तो लोग जुट जाते हैं, लेकिन 10 मार्च को देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि रैलियों में जुटने वाली ये भीड़ मतदान करने वाली भीड़ के बराबर होगी या नहीं। आदित्यनाथ पर्चा दाखिला कर चुके हैं, उनके साथ अमित शाह हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पे अमित शाह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ में यहाँ पे डॉक्टर संजय निषाद और साथ में ही गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं और साथ में यहाँ विक्ट्री को संबोधित कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे विक्ट्री, आप देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में केंद्रीय मंत्री विक्ट्री यहाँ पे कर रहे हैं और आप यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह यहाँ से वापस नामांकन करके वापस जा रहे हैं। और अब आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह और साथ में स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी जो है यहाँ से सीधे गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर जाकर वहाँ पर जो है पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद स्वतंत्र देव सिंह साथ में अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीआप करने एयरपोर्ट जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक कार्यक्रम यहाँ 3 बजे नेपाल क्लब में है, जिसमें वो प्रबुद्ध वर्गों को जो है संबोधित करेंगे और साथ में ही 4 बजे गोरखपुर क्लब में एक जागरूकता अभियान को संबोधित करेंगे, जिसमें वहाँ भी जो है काफ़ी लोग इकट्ठा होंगे। मुख्यमंत्री लगातार जो है पूरी तरीके से जो इस चुनाव अभियान में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पर्चा दाखिला यहाँ पे हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ नामांकन स्थल से गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हो चुके हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक हुई। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है और आज डीडीएमए की बैठक के बाद दिल्ली में कई सारे प्रतिबंध जो लगाए जा रहे थे उनसे दिल्ली वासियों को छूट मिलती हुई नजर आएगी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं दिल्ली में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि आज दिल्ली में किस तरीके के प्रतिबंधों से छूट दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। दिल्ली में अब सोमवार से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो तमाम स्कूल हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ बात करें तो जो तमाम छोटी कक्षा के 8वीं से छोटी कक्षा के जो स्कूल हैं वो 14 फरवरी से जो है खुलते हुए नजर आएंगे। और अभी स्कूल का शिक्षा की बात करें तो हाइब्रिड तौर पर स्कूल शिक्षा जो है चलती हुई नजर आएगी, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से जो शिक्षा है वो होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू में भी दिल्ली में अब बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू 10 बजे की बजाय 11 बजे से जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दिल्ली में जो दफ्तर है अब 100% कैपेसिटी के साथ खुलते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही पिछले कई दिनों से तमाम लोग इंतजार कर रहे थे कि जिम, स्पा और स्विमिंग पूल कब खुलेंगे, तो अब जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी 7 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में लगातार जो पाबंदियां चल रही थी उनसे छूट जो है तमाम दिल्ली वासियों को मिलती हुई नजर आएगी। और एक अहम जानकारी ये भी डीडीएमए की बैठक से कि अब अगर दिल्ली में कोई
सड़क पर अकेला कार में चल रहा होगा तो उसे मास्क लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं होगी। ऐसे में दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना के बढ़ते के मामलों को लेकर पाबंदियां जारी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब चूंकि मामले धीरे लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली में तमाम पाबंदियां जो हैं अब हटती हुई नजर आ रही है। देश में रोजाना कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटे में 1,47,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और 1,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 14,35,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। बीते 24 घंटे में 3,148 नए मामले सामने आए हैं और 16 लोगों की मौत हो गई है। 5,300 से ज़्यादा मरीज रिकवर हुए हैं, जो कि एक राहत की बात है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के नियमों का पालन करें। साथ ही अनिल विज ने कहा है तीसरी लहर से डरने की ज़रूरत नहीं है। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेडों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गुरुवार शाम ओबीसी के काफिले पर हमला किया गया। इस मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी है। फिलहाल इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। MIMI के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि पुलिस स्थित पिखवा के पास हमला हुआ था। ओवैसी उस पर हमले की घटना के बाद हमलावर मौके पर हथियार छोड़कर फरार हो गए। हालांकि एक हमलावर को घटने से थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने पकड़ लिया। उसका नाम सचिन है, जो ग्रेटर नोएडा स्थित पूर्व CM मायावती गांव का बादलपुर का रहने वाला था। वहीं देर शाम फरार हुए आरोपी शुभम को भी पुलिस ने गाजियाबाद जिले से अरेस्ट कर लिया। प्रमुख सांसद असुद्दीन ओवैसी की कार पर गोलीबारी के मामले में पुलिस का कहना है कि हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ में बताया गया है कि असुद्दीन ओवैसी ने हिंदू विरोधी बयानों से आहत होकर उन्होंने उन पर हमला किया था। आपको बता दें, ओवैसी गुरुवार शाम मेरठ जिले के किठौर क्षेत्र में सभा करने के बाद हापुड़ गाजियाबाद होते हुए दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान जब हापुड़ जिले के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से ओवैसी का काफिला गुजर रहा था, तब उन पर 2 लोगों ने पिस्टल से फायरिंग करी और मौके से फरार हो गए। हिमाचल प्रदेश चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ताबड़तोड़ बैठ के चल रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कभी हमीरपुर, कभी पोंटा साहिब, तो कभी धर्मशाला दौरे पर है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रही हैं। तो वहीं विपक्ष भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। फिर चाहे वो नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर हो, वार पलटवार से सियासी जंग जारी है। उपचुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं के जरिए प्रदेश की जनता तक सरकार की हर योजना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिशन रिपीट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, तो वहीं विपक्ष भी मिशन डिलीट के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हरियाणा के स्थानीय युवाओं के लिए निजी नौकरी में 75% आरक्षण के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से स्टे लगाए जाने के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस मामले को लेकर अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी SPL दायर की है। SG तुषार मेहता ने याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। वही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे 90 सेकंड सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया गया। वैधानिक अधिनियम पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है और मामले की सुनवाई सोमवार को की जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 6ठे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही दिन CM योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन भरा। उन्होंने गोरखपुर सदर सीट से 2 सेट में नामांकन भरा। नामांकन भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। यूपी चुनाव के 6ठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। ये जिले हैं अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया। इन्हीं जिलों की 57 विधानसभा सीटों में से 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2017 में बीजेपी ने पूर्वांचल में विपक्ष का सफाया कर दिया था और उसी जीत को दोहराने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। 6ठे चरण के चुनाव के लिए नामांकन 11 फरवरी तक जारी रहेगी।
नामांकन की जांच 14 फरवरी को होगी, जबकि 16 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर पड़ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि ये पहली बार है जब योगी आदित्यनाथ किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये भी पहली बार होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह किसी विधानसभा चुनाव के नामांकन में शामिल हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अंबाला पहुंचे। आपको बता दें कि अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर 300 करोड़ की लागत से बन रहे आजादी की पहली लड़ाई के शहीदी स्मारक का अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री अंबाला पहुंचे थे। अंबाला पहुंचने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जोरदार स्वागत किया। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस शहीदी स्मारक में आजादी की लड़ाई के अनसंग हीरोज की गाथा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। वहीं आम जन तक यह जानकारी भी पहुंचाई जाएगी कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत मेरठ से नहीं बल्कि अंबाला से हुई थी। आपको बता दें कि अभी तक की अगर हम ज्ञान की बात करें तो स्कूली शिक्षा में भी यही पढ़ाया जाता है कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत मेरठ से हुई थी, लेकिन इस शहीदी स्मारक के जरिए लोगों को यह बताया जाएगा कि आजादी की लड़ाई की शुरुआत अंबाला से हुई थी। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अनिल विज के निवास स्थान पर भी पहुंचे। प्रदेश में खरीफ की फसलों में बारिश, जल भराव और अन्य कारणों से जो खराबा हुआ था उसके लिए सरकार ने मुआवजा राशि मंजूर कर दी है। प्रदेश में कपास, मूंग, बाजरा और गन्ने की फसलों में जल भराव और बारिश समेत कई अन्य कारणों से नुकसान हुआ था, जिसके बाद सरकार ने विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे। सरकार को मिली रिपोर्ट के बाद प्रदेश सरकार ने मुआवजे के लिए राशि मंजूर की है। इस मुआवजा राशि में हिसार और भिवानी जिला सबसे ज्यादा चपेट में था और इसी के कारण हिसार जिले को 172 करोड़ रुपए जबकि भिवानी जिले को 127 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसी तरह फतेहाबाद जिले को 95 करोड़ रुपए और सिरसा को 72 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रदेश में अन्य जिलों में भी खराबे के अनुसार मुआवजा राशि जारी की गई है। काबिले गौर है कि इससे पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में जो सबसे अधिक मुआवजा राशि प्रति एकड़ 12,000 रुपए थी उसे बढ़ाकर 15,000 रुपए की घोषणा कर दी थी और इसके साथ ही 25% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला सरकार पहले ही ले चुकी है। जहां जिले में एक तरफ 10वीं से 12वीं तक के स्कूल सरकारी आदेश के बाद खोले जा चुके हैं, तो ऐसे में स्कूलों में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बिना एंट्री नहीं है, जिसके चलते काफी संख्या में छात्र छात्राएं वैक्सीनेशन करवाने के लिए अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां आकर उन्हें मायूसी हाथ लगती है क्योंकि अस्पताल में वैक्सीनेशन है ही नहीं। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना रोधी टीके की एक बार फिर से कमी होने लगी है, जिसके चलते टीकाकरण अभियान एक बार फिर बाधित हो रहा है। टीके उपलब्ध नहीं होने के कारण किशोरों और युवाओं को बिना टीका लगाए वापस लौटाया जा रहा है। आपको बता दें, 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग में 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू हुआ था, जिसके तहत अभी तक जिले में लगभग 90,000 किशोरों और युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 32,000 किशोरों को टीका लगाया जाना अभी शेष है। आपको बता दें, मिल रही जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र स्थित वेयर हाउस में कोवैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह वैक्सीन आज देर रात तक जिले में पहुंच जाने की उम्मीद है। वैक्सीनेशन की कमी होने के चलते 15 से 18 साल के युवाओं को आ रही है समस्या। यहाँ का जिला स्वास्थ्य प्रशासन कब तक और कितना जल्दी सुलझा पाता है, यह देखने वाली बात होगी। खाद की कमी से जूझ रहे किसानों ने आज डीसी ऑफिस पहुंच करके डीसी को ज्ञापन दिया। उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात करके उन्हें शिकायत दी और बताया कि काफ़ी दिन से लाइनों में लगते हैं, उनका नाम दर्ज कर लिया जाता है, उन्हें घंटों तक लाइनों में खड़ा रखा जाता है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिलती है, जिससे परेशान होकर के आज वे यहाँ पर आए हैं। उपायुक्त ने भी तुरंत मामले पर कार्रवाई करते हुए जिला के निदेशक को, उप निदेशक कृषि विभाग को मामले की जानकारी लेने के लिए कहा और साथ ही वहाँ उपस्थित किसानों को 5-5 कट्टे आज ही खाद दिलवाने की बात भी गई। उसके बाद किसान उपनिदेशक के पास पहुँचे और उन्हें ये सारी मामले की जानकारी भी दी और उपनिदेशक ने भी कहा कि कल ही रैक का एक कट्टा उन्हें मिला है, जिसे पूरे ज़िले के अंदर बंटवा भी दिया है। उनका कहना था कि किसानों को 5-5 कट्टे दिलवा दिए गए हैं।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नुहू जिले के तावड़ू शहर में 2 अलग अलग स्थानों पर छापा मारा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को सीएम विडो के माध्यम से छारोड़ा गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि तावड़ू शहर में एक क्लिनिक चलता है जिसके संचालक पर पहले ही मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा एक मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाइयाँ बेची जा रही हैं। इसी शिकायत को आधार बनाकर डॉक्टर पंकज वत्स की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तावड़ू में दोनों स्थानों पर छापा मारकर दवाइयां और दस्तावेज बरामद कर लिए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, यानी अब हर नुक्कड़ चौराहे और प्रमुख सड़क जो है वो सीसीटीवी कैमरा की जद में होगी। इस तीसरी आंख से न केवल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने में प्रशासन जो है वो सहायक साबित होगा, बल्कि यदि कोई सड़क हादसा होता है तो पीड़ित व्यक्ति तक, घायल व्यक्ति तक तुरंत मदद पहुंचाने में भी ये सीसीटीवी कैमरा अहम भूमिका निभाएंगे। सिक्योरिटी, सर्विलेंस और सेफ्टी के साथ फरीदाबाद वासियों को एक स्मार्ट सिटी के शहर का अनुभव दिया जा सके, इसलिए लगातार जो है इस दिशा में काम किया जा रहा है और लगभग 1200 सीसीटीवी कैमरास जो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हैं इस अनुभव को साकार करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप भी यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने वाहन चलाते हैं तो सतर्क हो जाने की जरूरत है, क्योंकि अब स्मार्ट सिटी की तीसरी आंख आप पर है। रोहतक के खडवाली गांव में 50 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। खडवाली गांव का रहने वाला रोहतास अपने प्लाट में किसी काम को लेकर गया हुआ था। उसी दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके चलते रोहतास की मौके पर ही मौत हो गई। सुबह 7:30 बजे के करीबन परिवार वाले जब इस घटना का पता चला तो उन्होंने सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया। वहीं जिसके बाद डीएसपी सज्जन कुमार मौके पर पहुंचा और डीएसपी सज्जन कुमार ने बताया कि मृतक के भाई के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। मौके से उन्हें 3 खाली कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में रोहतास के सिर में 3 गोलियां मारी गई हैं। हालांकि मृतक रोहतास के भाई ने बताया कि उनकी किसी प्रकार की किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन फिर भी पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि यह आपसी रंजिश का मामला हो सकता है। पुलिस का कहना है कि 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि छापेमारी की जा रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यमुनानगर में कम हुई कोरोना की रफ्तार और कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है। हम आपको बता दें कि नए साल की शुरुआत होते ही कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे थे और 200 से 300 मामले रोज आ रहे थे। लेकिन अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 81 नए मामले सामने आए, तो वहीं 196 लोग जो है कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। जिले के अंदर अब 521 सक्रिय मामले कोरोना के हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि लगातार इसको लेकर वैक्सीनेशन का काम भी तेजी से जारी है और जहां तक उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की बात करें तो 60% लोगों को पहली कोरोना की डोज लग चुकी है, तो वहीं उन्होंने कहा कि 78% लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 15 से 17 साल के जो किशोर हैं उनकी वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और 69% जो है उनको भी कोरोना की पहली डोज लग चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों से कि जिस प्रकार से कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत की बात जरूर है, लेकिन लोगों को जो है अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना पूरे रूप से जो है ख़त्म नहीं हुआ है। हालांकि मामले जो कम हुए हैं इससे कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी ये राहत की खबर है। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि जिन लोगों की दूसरी डोज रह गई है वो तुरंत से तुरंत इसको लगवाएं। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी का दौर बीते रात से शुरू हो गया है, जिसके चलते कई संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। इसमें हम राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर ठेव के नजदीक है, जहां पर यातायात पूरी तरह से बंद हो चुका है और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में 2 से 3 इंच तक बर्फ जम चुकी है और बर्फबारी अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि लोग घरों से बाहर ना निकले और वाहनों को ना चलाएं, क्योंकि वाहनों के दुर्घटना के होने का शिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। उधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का भी दौर जारी है। उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से धूप निकलने के कारण लोगों को काफी राहत महसूस हो रही थी। हालांकि एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता और पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी ने उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर वाली ठंड वापस ला दी है। मैदानी इलाकों में फरवरी महीने के आने के बाद भी मौसम में ठंड बनी हुई है। उत्तर भारत में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इस पूरे महीने में लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल सकती। दरअसल शीतलहर का एक कारण प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं भी माना जा रहा है। ये ठंडी हवाएं पश्चिमी विक्षोभ और ओलावृष्टि का कारण भी बनी रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में पिछले 32 घंटों से लगातार बर्फबारी हो रही है। अगर मनाली की बात करूं तो मनाली के आसपास के क्षेत्रों में 1 से 1.5 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों तक ऐसी ही बर्फबारी होती रहेगी। और अगर इस बर्फबारी की बात की जाए, किसान बागवानी के लिए ये एक अच्छी खबर है। वहीं सैलानियों के लिए भी लगातार ताजा बर्फबारी होने से उनकी मन की मुराद पूरी हो रही है। व्यवस्था काफी चरमरा चुकी है। गलियों में गंदगी की ढेरियां लगी हुई हैं, नालों में गंदगी फंसी हुई है, जिससे पानी ओवरफ्लो हो जाता है और लोगों को आने जाने में भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनकी भी कपड़ों पर छींटे पड़ जाते हैं, जिससे यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। जहाँ तक कर्मचारियों का सवाल है तो नगर पालिका सचिव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की कमी के चलते यह सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने में हमें काफ़ी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी हम लोगों को काफ़ी हद तक सफाई व्यवस्था मुहाल करा रहे हैं।